हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैमवेक लॉ गुरु चैनल पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजॉल्ट इन टॉर्ट लॉ। एजॉल्ट क्या होता है टॉर्ट लॉ के अंदर, मैं आपको ये इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी टॉर्ट लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को और देखते हैं एजॉल्ट का मतलब क्या आता है। और इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा, सेक्शंस भी बताऊंगा और साथ ही साथ केस लॉज भी बताऊंगा। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो मतलब क्या आता है एजॉल्ट, मैं पहले पढ़ देता हूँ फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। An assault may be defined as the unlawful laying of hands on another or an attempt to do a corporal hurt to another, coupled with present ability and intention to do the act। इस डेफिनेशन में assault का मतलब क्या आ रहा है? इस डेफिनेशन में assault का मतलब ये आ रहा है कि अगर आप सपोजिटली A एंड B आप मान लो, A जो है वो B, जैसे कि यहाँ एग्जांपल में लिखा हुआ है, फॉर इंस्टेंस पॉइंटिंग अ पिच फोर्क, या फिर शेकिंग वंस फिस्ट इन द फेस ऑफ अनदर, या फिर आप किसी पे पानी फेंक रहे हो, किसी के तरफ पानी फेंक रहे हो, तो इसमें आपका क्या आ रहा है? आप विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, विदाउट एनी रीजन आप दूसरे ए ने बी के ऊपर पानी फेंका, ठीक है। अब पानी फेंक रहा है, उसने अटेम्प्ट किया है, तो इसमें क्या क्या आ रहा है आपका पॉइंट्स? उसने अनलॉफुल लेइंग ऑफ हैंड्स, मतलब उसने विदाउट एनी रीजन उसने पानी फेंका, और फेंकने का क्या हो रहा है? अटेम्प्ट। वो अटेम्प्ट किया कि वो पानी फेंकने से दूसरे को हर्ट होगा, बी को हर्ट होगा, और उसमें इसका इंटेंशन भी था हर्ट करने का, देन इट इज कॉल्ड एन assault। बट mere verbal threat is no assault। अगर आप वर्बल थ्रेट मतलब कि अगर आप कुछ बोल दिए कि मैं वैसा कर दूंगा, तुमको मार दूंगा, वैसा, उस चीज को हम लोग assault नहीं बोल सकते। नॉर इज अ थ्रेट कंसिस्टिंग ऑफ जेस्टर्स। अगर आप जेस्टर्स के थ्रू अगर आप समझा रहे हो कि हमें वैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, दैट दोज आर नॉट थ्रेट, दोज थ्रेट आर नॉट assault unless there be an immediate intention and present ability to carry it out। जब तक कि वहां पे इंटेंशन नहीं रहेगा किसी को हार्म करने का, और उस आदमी के पास एबिलिटी नहीं रहेगा कि उस हार्म को वो कैरी आउट कर सके या फिर एग्जीक्यूट कर सके सर्टेन एक्ट को। मतलब हुआ कि सिंपल मतलब मैं आपको बता रहा हूं, एजॉल्ट तभी होगा जब वहां पर इंटेंशन होगा। इंटेंशन होगा मतलब हुआ कि ए इंटेंशनली बी को हार्म करना चाह रहा है, विदाउट एनी रीजन अटेम्प्ट करता है दूसरे को हर्ट करने का, और उसके पास एबिलिटी भी है कि वो हर्ट कर सकता है, देन दैट विल कॉन्स्टिट्यूट एन assault। और assault जो है ये ऑफेंस है अंडर सेक्शन 351 ऑफ द इंडियन पेनल कोड। तो जब मैं इंडियन पेनल कोड बाद में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इट्स इंग्रेडिएंट्स। सो हियर इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एन एक्शन फॉर assault द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव। प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना होगा? प्लेंटिफ को प्रूव ये करना होगा कि देयर वाज सम जेस्चर और प्रिपरेशन व्हिच कॉन्स्टिट्यूटेड अ थ्रेट और फोर्स। बी अगर प्लेंटिफ है तो बी को ये प्रूफ करना होगा कि ए ने कुछ जेस्चर या फिर प्रिपेयर करके रखा है कि वो दूसरे को हार्म करेगा। पानी तैयार करके रखा है कि वो फेंकेगा, ग्लास से फेंकेगा या जग से फेंकेगा। तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में क्या है? दैट द जेस्चर ऑफ प्रिपरेशन वाज सच एज टू क्रिएट अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ फोर्स। और ये जो जेस्चर या प्रिपरेशन वो ऐसा करके रखा है कि बी प्लेंटिफ जो इसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो मेरे ऊपर फेंकेगा तो मैं हर्ट हो जाऊंगा, मेरे को हार्म होगा। और थर्ड क्या है? दैट देयर वाज अ प्रेजेंट ऑस्टेंसिबिलिटी एबिलिटी ऑन द डिफेंडेंट्स पार्ट टू कैरी आउट अ थ्रेट इनटू एग्जीक्यूशन इमीडिएटली। इसका मतलब का ये आता है कि डिफेंडेंट जो ए जो बी के ऊपर पानी फेंक रहा है, उसके पास एबिलिटी है उस टाइम
एबिलिटी है कि वो फेंक सकता है पानी, एग्जीक्यूट कर सकता है इमीडिएटली, और ए को वो लग रहा है थ्रेट। दिस थ्रीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ एन एजॉल्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं केस लॉस की तरफ। तो केस लॉस, पहला केस लॉ क्या है? पहला केस लॉ है वेंकटा सूर्य राव वर्सेस मुथाया। वेंकटा सूर्य राव वर्सेस मुथाया। अगर आप लोग ये देख रहे हो स्लाइड, तो आपको अगर नोट डाउन करना, नोट डाउन कर सकते हो, और आप जब आंसर्स लिखोगे तो आपको सिर्फ केस लॉस के आपको क्या क्या लिखना होगा, आपको फैक्ट लिखने का कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ लिखना होगा कि डिसीजन क्या आया, कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, वो लिख दो आप। 2 केस लॉस का, 3 केस लॉस का, वो डिपेंड करेगा कितना मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। ओके, तो पहला केस लॉ मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सारा डिस्कस नहीं करूंगा, पहला करूंगा और एक तो कर दूंगा, उसके बाद बाकी का अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो पहला क्या, वेंकटा सूर्य राव वर्सेस मुथाया। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि एक तो फार्मर है, एक तो गांव है, उसमें फार्मर है, तो उसको लैंड रेवेन्यू देना है वहां के मुंसिफ को, तो वो नहीं दे पा रहा क्योंकि उसका उस साल या फिर उस पर्टिकुलर ईयर उतना अर्निंग नहीं हुआ, तो वो नहीं दे पा रहा था। तो मुंसिफ जो आया, मुंसिफ उसके घर आया लास्ट डे डिमांड करने के लिए कि मेरे को जो लैंड रेवेन्यू है वो दे दो। पर जो फार्मर था उसने ये बोला कि उसकी जो वाइफ है उसने घर बंद करके कहीं चली गई है, तो हम घर में पैसा है, घर हम दे नहीं सकते। देन मुंसिफ जो है वो बोलता है कि अगर तुम इमीडिएट पेमेंट नहीं देते हो तो तुमको अभी जो तुम इयरिंग पहने हुए हो वो तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम वहां पे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है। द मुंसिफ सेंट फॉर द विलेज गोल्डस्मिथ who arrived there, but the moment he arrived, जैसे ही गोल्डस्मिथ अराइव किया, वन ऑफ द पर्सन, वहां पे एक और आदमी प्रेजेंट थे, मान लीजिए ए या फिर एक्स, उसने उस फार्मर के बिहाफ में वो अमाउंट पेमेंट कर दिया और उस मुंसिफ ने रिसिप्ट भी काट के दे दिया। अब ये फार्मर जो है उसने एक एक्शन लाया, एक्शन इन टॉर्ट अगेंस्ट द विलेज मुंसिफ, क्या एलेजिंग करके, एलेजिंग एक्ट्स ऑफ एजॉल्ट। उसको लगा उसने मुंसिफ जो है एजॉल्ट किया है, इंटिमिडेशन एंड इंसल्ट ऑन द पार्ट ऑफ विलेज मुंसिफ। और कोर्ट का क्या डिसीजन था? कोर्ट का डिसीजन ये था कि जो विलेज मुंसिफ का जो कंडक्ट था ये इंटिमिडेशन एंड एजॉल्ट के अंडर नहीं पड़ेगा। ये एक्ट ऑफ विलेज मुंसिफ इन सेंडिंग फॉर द गोल्डस्मिथ, उसने तो सिर्फ गोल्डस्मिथ को भेजा है, तो इसमें तो उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो ये फार्मर को हार्म करे, वो तो सिर्फ अपना जो उसका लैंड रेवेन्यू उसका कलेक्ट करने का जो काम है, ड्यूटी है, वो सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहा था। द एक्ट ऑफ द विलेज मुंसिफ इन सेंडिंग फॉर द गोल्डस्मिथ with a view to distrain the earnings of the agriculturist or farmer did not constitute assault। तो ये केस लॉ एक तो हो गया। और दूसरा केस लॉ ट्यूबरविल एंड सैवेज, ट्यूबरविल वर्सेस सैवेज। तो इसमें क्या हुआ था? इस केस में जो डिफेंडेंट है ओंद्रिल, ओंद्रिल इसका नाम है, डिफेंडेंट का नाम है ओंद्रिल, ONDRILL, सोल्जर सिपाही। प्लेसिंग हिज हैंड अपॉन हिज स्वॉर्ड, ये अपने तलवार के ऊपर हाथ रख के बोलता है प्लेंटिफ को, अगर ये ड्रिल नहीं होता है, ड्रिल का टाइम नहीं होता, तो मैं इस टाइप का लैंग्वेज नहीं बोलता, मतलब मार्कट कर सकता था। दिस वॉज हेल्ड टू बी नॉट एन एजॉल्ट। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटेंशन नहीं था दूसरे को हार्म करने का, और ना ही यहाँ पे उसने दूसरे के ऊपर या फिर अटेम्प्ट भी नहीं किया उसने। तो जब वो जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर वो 3 पॉइंट फुलफिल हो जाता है देन इट विल कॉन्स्टिट्यूट एसॉल्ट। अगर वो 3 पॉइंट फुलफिल नहीं हुआ तो एसॉल्ट नहीं हो सकता। ओके, बाकी 2 केस लॉज है, स्टीफेंस वर्सेस मायर्स, और थर्ड लास्टली है बिरबल खलीफा वर्सेस एम्परर। ओके, तो आज के वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो।
और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉट से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। और अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोल सकते हो। और अगर आप लोग क्लैट 2021 दे रहे हो तो जरूर दीजिए इस साल आप। मैं उसका क्रैश कोर्स करा रहा हूँ, आप जाके देखो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग, अब तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।